हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप एग्ज़ाम्स अच्छे जा रहे हैं और जितनी तैयारी करके जाते हो उससे अच्छा लिख के आते हो, आई होप। और आज का जो वीडियो होने वाली है वो है पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर पर BEGC 114। ओके, ये हमारा आज का पेपर होने वाला है, इसको डिस्कस करेंगे। और वही हमेशा की तरह जो मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, रिपीटेड क्वेश्चंस करेंगे। ओके, और उनको अच्छे से किस तरह से लिखना है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला तो 3 घंटे का पेपर है, ये 100 मार्क्स होने वाले हैं और एनी 5 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट जो कि ये है तुम्हारे सामने, ये है रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट आया हुआ है इस पेपर में, 10 नंबर का है। तो ये पहला क्वेश्चन कंपलसरी है, ये आप छोड़ नहीं सकते हो, ये आपको करना ही है। ओके, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। ठीक है जी, सारे क्वेश्चंस के बराबर नंबर दिए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है जो कंपलसरी है उसमें आता है रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पे ना आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, A, B और C। हाँ, नीचे तो क्वेश्चन शुरू हो गए। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन पेपर आएगा आपके सामने, जहाँ पर आपको ये इस तरह के क्वेश्चंस होंगे जो आपको बताने हैं रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, मतलब कौन कहाँ से, ये इसका पोएट कौन है या इसका राइटर कौन है, ये प्ले से ली गई हैं या पोएम से ली गई हैं। ठीक है, राइटर कौन है वो आपको बताना है और उसके बाद इसका कर देना, इसको बता देना है आपने इसका मीनिंग। ठीक है, जैसे हम हिंदी में करते हैं ना कि निम्नलिखित पंक्तियों का क्या बोलते हैं, सरलार्थ कीजिए। ठीक है, तो ये वही है, ये इंग्लिश में है कि ये जो पोएम्स हैं या फिर ये जो लाइनें हैं ये कहाँ से ली गई हैं, कौन से प्ले से ली गई हैं। प्ले से ली गई तो प्ले का नाम लिख दो, पोएम से ली गई है तो पोएम का नाम लिख दो। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये पहला क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो 10 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, तो अगर स्टार्टिंग कर रहे हो किसी एग्ज़ाम की, किसी पेपर की, तो कोशिश करो कि स्टार्टिंग अच्छी हो। तो 10 में से कम 8 नंबर तो आने चाहिए ना, इस तरह से लिख के आना। ओके, अब हम बात कर रहे हैं, ये पहला क्वेश्चन तो कंपलसरी हो गया। अब हम चलते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हम करने वाले हैं, और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक और शेयर कर देना। और हाँ, जो क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, या फिर तुम ये बोल सकते हो कि पेपर कैसा हुआ, कौन कौन से क्वेश्चंस कवर किए तुमने, कैसा गया, तो वो भी मुझे बताया करो कमेंट बॉक्स में। ठीक है। नडीन गॉर्डिमर्स जुलाइज पीपल, ये राइटर हैं। ठीक है, नडीन गॉर्डिमर, इनका एक प्ले है, प्ले है जो नॉवल है। सो नडीन गॉर्डिमर्स जुलाइज पीपल इज़ अ नॉवल ऑफ अफ्रीकन पेट्रियार्चल सिस्टम, सोशल स्ट्रक्चरिंग एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्कस करो। ओके, तो ये जो राइटर है नडीन गॉर्डिमर, इनका जो नॉवल है जुलाइज पीपल, ये अफ्रीकन जो पेट्रियार्चल सिस्टम था, जो पितृसत्तात्मक समाज था, उसका जो सोशल स्ट्रक्चर था उसके बारे में बताना है। पितृसत्तात्मक जो सिस्टम बना हुआ था उसके बारे में बताना है। और पावर डिस्ट्रीब्यूशन, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, बांटना, ठीक है, उनके बारे में आपको बताना है इस नॉवल के बारे में। सो आंसर में हम लिखेंगे कि इन नडीन गॉर्डिमर्स नॉवल जुलाइज पीपल इज़ अ वायलेंट रेवोल्यूशन इन साउथ अफ्रीका, ओके, and it collapsed the established racial hierarchy, causing the white Smails family to flee to their black servants। उनके जो ब्लैक सर्वेंट था, उनका जो रूरल विलेज था, उसमें उनको भागना पड़ता है, छिपना पड़ता है। तो दिस नैरेटिव एक्सपोज करता है कि हाउ रेस, जेंडर एंड पावर, these things define human relationship and laying bare both in the lingering or inverted power structure। ओके, इसके बाद हम जो बात करेंगे एक एक करके, ये पेट्रियार्चल सिस्टम, सोशल स्ट्रक्चर और पावर डिस्ट्रीब्यूशन को, तो एक एक करके हम यहाँ पर हेडिंग बनाते हैं। तो हेडिंग देंगे हम द इन्वर्शन ऑफ रेशियल और क्लास पावर के बारे में। इसमें फर्स्ट पॉइंट जो इसका बनेगा, तो लिखेंगे आप द मास्टर और स्लेव रिवर्सल, जो एक मास्टर और एक गुलाम का जो उसके बारे में बताना आपको, जो रिलेशन था, जो सीन बताया इसमें। तो इन जोहान्सबर्ग में क्या होता है कि द वाइट लिबरल फैमिली होती है दैट होल्ड्स अल्टीमेट अथॉरिटी ओवर देयर डोमेस्टिक वर्कर जुलाई। ठीक है,
जो डोमेस्टिक वर्कर मतलब जिसको हम अपने इंडिया में मेड बोलते हैं ना, कि मेड लगा रखी है हमने, काम करते हैं, तो वहाँ पे डोमेस्टिक वर्कर बोलते हैं। उसका नाम था जुलाई। तो इन द रूरल बुश हाउएवर, जुलाई जो है ही अज्यूम्स द रोल ऑफ प्रोटेक्टर, होस्ट एंड डिफेक्टो मास्टर। ठीक है, तो ये जो रिलेशन था इसके बारे में बताना है आपने। देन सेकंड लिखेंगे आप द सिंबल ऑफ द बैकी, तो कंट्रोल ऑफ द व्हीकल। ठीक है, द स्मेल्स, ट्रक की जो बात हो रही है यहाँ पर, दैट बिकम द सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द नॉवल। जो नॉवल का कॉन्फ्लिक्ट था, जो सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट था, वो था कंट्रोल ऑफ द नॉवल, सॉरी व्हीकल। ठीक है, कंट्रोल ऑफ द व्हीकल। देन आफ्टर दैट, by retaining the keys or taking the truck without permission, जुलाई जो है he asserts his new found agency and control over the means of survival. ओके, तो जिसमें जो बैकी की जो बात हो रही है यहाँ पर, इसमें जो जहाँ पे वो अपनी चाबियाँ ले लेता है और चाबियाँ अपने पास रख के, मतलब बिना किसी परमिशन के वो ट्रक भी ले जाता है। तो जूली जो है वो अपनी स्वायत्तता, मतलब अपनी एक तरह से फ्रीडम, जैसे नई नई जब आज़ादी मिलती है ना, तो अपनी नई नई जो आज़ादी है और जो जीवन यापन के जितने भी साधन हैं उन पर अपना कंट्रोल करना शुरू कर देता है, दावा करता है उस चीज़ का। ठीक है, द अफ्रीकन पेट्रियार्चल सिस्टम और ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। सो बियॉन्ड रेस, ये जो नॉवल है, दैट नॉवल डिवेल्व्स डीप इनटू कॉम्प्लेक्स और पेट्रियार्चल सिस्टम। ओके, एंड दिस इज ऑल्सो शोइंग कि हाउ पावर ऑपरेट्स विदाउट बोथ वाइट और लिबरल यूरोपियन एंड ट्रेडिशनल अफ्रीकन स्ट्रक्चर। देन फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे द डिमिनिश्ड वाइट पेट्रियार्चल इन द अर्बन सेटिंग, जहाँ पे बैम सेमेल्स जो हैं, ही ड्रॉज पेट्रियार्चल अथॉरिटी फ्रॉम हिज क्लास, ठीक है, प्रोफेशन और ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। तो इन द विलेज दिस स्ट्रिप्ड अवे एंड ही लॉस हिज रोल एज द फाइनेंशियल प्रोवाइडर एंड इज redundant, impotent, unable to protect his family or understand local traditions. ओके, तो ये वाइट पेट्रियार्चल के बारे में आप बता देंगे। देन रूरल पेट्रियार्ची और हायरेसी, जो विलेज है, द विलेज इटसेल्फ इज़ डेडिकेटेड बाय द इंडिजेनस, हाईली ट्रेडिशनल पेट्रियार्चल स्ट्रक्चर होता है, आज भी होता है गांव में, रिप्रेजेंटेड बाय लोकल चीफ। ठीक है, वहाँ पे जो लोकल चीफ हैं वो ये जो पेट्रियार्ची और हायरेसी है उसको एक तरह से डिफाइन करते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं। एंड व्हेन द चीफ समन्स जुलाई, दैट जुलाइज सबवर्शंस to the white family entirely vanishes as the summit of his own tribal patriarchy, hierarchy और community codes. Then marginalization of women की बात हो जाती है यहाँ पे। जो गॉर्डिमर है he contrasts this with how a woman bear the brunt of social structure. ठीक है, किस तरह से वो जो सामाजिक ताना बाना था, ढांचा था, उसको किस तरह से वो झेलती है उन चीज़ों को। तो जो मैट्रियार्च हैं, मॉरिन सेमल्स हैं, दे स्ट्रगल्स विद हर टोटल लैक ऑफ ऑटोनमी। रियलिटी शी इज़ ऑब्जेक्टेड टू नॉट जस्ट बाय द ओवर रीचिंग ट्राइबल सिस्टम बट ऑल्सो बाय द जनरल डेवोल्यूशन ऑफ वुमेन्स इन्फ्लुएंस इन मेल डोमिनेटेड और रेवोल्यूशनरी वेलफेयर की बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, मतलब महिलाओं का एक तरह से हाशिए पर चले जाना। ठीक है, इसको हम इस तरह से लेंगे। तो जो राइटर हैं वो इसकी तुलना इस बात से करते हैं कि कैसे जो महिलाएं थी उस टाइम, वो सामाजिक संरचना का उस चीज़ को भुगत रही थी, जिस तरह की भी सामाजिक संरचना थी ना उसको वो एक तरह से भुगत रही थी, बेयर कर रही थी। तो जैसे इसमें कुछ एग्जांपल दिए, मोरिन स्मेलिस हो गए, और जिन्होंने अपनी एक फ्रीडम, जो एक चीज़ मतलब अपनी आज़ादी के लिए जूझते हैं ये लोग। तो ऐसी वास्तविकता जिसका सामना उन्हें एक जनजातीय व्यवस्था से करना पड़ रहा था, ट्राइबल कम्युनिटी से, जबकि जो पुरुष प्रधान है, जो पेट्रियार्ची यहाँ पर बात कर रहे हैं, वो एक
एक तरह से जो क्रांतिकारी युद्ध होता है ना महिलाओं के जो प्रभाव से, उसका एक तरह से मूल्यांकन करना पड़ता है उसको। ठीक है, थोड़ा सा अजीब सा है ये क्वेश्चन, बट ठीक है, इम्पोर्टेंट है, हम करेंगे इसको कंप्लीट। सो नेक्स्ट देखते हैं, सोशल स्ट्रक्चर एंड अनहोमलीनेस। तो गॉड में जो है वो बड़ी चतुराई से, बड़ी एफिशिएंटली कंस्ट्रक्ट करते हैं सोसाइटल आइडेंटिटीज़ को थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ द अनहोमली। ये एक टर्म होती है जहाँ पर जो यूज़ की जाती है लाइक होमी भाभा। ठीक है, अ टर्म थ्योराइज्ड बाय होमी भाभा। सो इट्स अ डिस्प्लेसमेंट वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ होम इज स्ट्राइप्ड ऑफ इट्स सेफ्टी और फेमिलैरिटी। होमलेस तभी तो बोलते हैं ना। तो इसमें पहला लिखेंगे हम लॉस ऑफ एजेंसी। ठीक है, नीदर द वाइट सेटलर्स और नॉर द ब्लैक सर्वेंट्स कैन मेंटेन द स्टेटस। ठीक है, क्यों? जुलाई फाइंड्स हिमसेल्फ कॉट बिटवीन टू वर्ल्ड्स। मतलब जो जुलाई है वो अपने आप को एक तरह से दो दुनिया में फंसा हुआ पाता है, दो तरह की दुनिया में, जहाँ पर हिज रूरल कम्युनिटी एंड हिज फॉर्मर लाइफ इन द सिटी। एक तो गांव का जीवन उसका, एक जो शहर का जीवन था उसका। दे बोथ थिंग्स कॉम्प्लिकेट्स हिज आइडेंटिटी एंड हिज अथॉरिटी। तो लॉस ऑफ एजेंसी हो जाएगा। सेकंड है अनरिवेलिंग ऑफ द एलिट फैमिली। यहाँ पे एक कैरेक्टर है जिसका नाम है मॉरिन। ठीक है, मॉरिन्स अल्टीमेट अबंडनमेंट होता है अबाउट हर फैमिली एट द एंड ऑफ द नोवेल, एंड दैट हाईलाइट्स हर कंप्लीट अलाइनेशन फ्रॉम बोथ हर हस्बैंड एंड द कल्चरल लैंडस्केप शी इज ट्रैप्ड विद इन। तो ये जो लास्ट का बन जाता है, हमारे 2 पॉइंट बन जाते हैं इसमें। लॉस ऑफ एजेंसी लिखना है, सोसाइटल स्ट्रक्चर और होमलीनेस के बारे में। तो लॉस ऑफ एजेंसी एंड द अनरिवेलिंग द एलीट फैमिली। ठीक है, तो यहाँ इतना क्वेश्चन करने के बाद कंक्लूजन लिख देंगे और क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बेसी हेड्स शॉर्ट स्टोरी द कलेक्टर ऑफ ट्रेजर। ये बेसी हेड है जिनकी शॉर्ट स्टोरी का नाम है द कलेक्टर ऑफ ट्रेजर, जो एक्सपोज करता है द वुमेन अगेंस्ट देयर एक्सप्लॉयटेशन। मतलब वुमेन कैसे अपने एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट खड़ी होती हैं, जहाँ उनका शोषण हो रहा था तो उसको कैसे वो फेस करती हैं, उसका विरोध करती हैं, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, द कलेक्टर ऑफ ट्रेजर। सो बताते हैं अभी। तो इसमें भी हमने लगभग वैसा सा ही आपको अफ्रीकन कल्चर के बारे में पढ़ने को मिलेगा जो अभी हमने क्वेश्चन किया है उसके बारे में। तो आंसर लिखेंगे बेसी हेड्स शॉर्ट स्टोरी द कलेक्टर ऑफ ट्रेजर। ये एक्सपोज करता है द डीप ट्रॉमा अबाउट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन इन पेट्रियार्चल अफ्रीकन सोसाइटी। ठीक है, ये भी अफ्रीकन सोसाइटी के बारे में क्वेश्चन आ गया। तो ये कंडेम करता है कि अब्यूसिव और इररिस्पॉन्सिबल मैन लाइक जिनका नाम है गेरेस्गो जिनका नाम है। सो वाइल एम्पावरिंग फीमेल सॉलिडेरिटी थ्रू कैरेक्टर्स लाइक जो एक और कैरेक्टर है जिनका नाम है डिकेलेडी। ठीक है, हु सीक्स जस्टिस एंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम सिस्टमेटिक मेन वायलेंस। समझ में आ गया नहीं यहाँ तक? अब इतना समझ के तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि हम अब पूरा क्वेश्चन में क्या क्या पॉइंट्स बनने वाले हैं। ठीक है, तो आसान से पॉइंट्स बनाते हैं। हेडिंग होगी हमारी कोर थीम्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड रेजिस्टेंस। पहला पॉइंट है जेंडर बेस्ड अब्यूज़ और इनफिडेलिटी। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा हो जाएगा। तो इसमें बताएंगे कि मैन जो हैं दे फ्रिक्वेंटली एक्सप्लॉयट देयर पोजीशन ऑफ पावर। जो जिस पोजीशन पर आदमी बैठा होता है उस पोजीशन ऑफ पावर का मिसयूज़ करता है। अबंडनिंग देयर फैमिलीज एंड यूजिंग वुमेन मेयरली फॉर सेक्सुअल प्लेजर विद टोटल इम्प्योरिटी। प्रोटेगोनिस्ट जो जहाँ पे हम जिनकी बात कर चुके हैं यहाँ पे ऑलरेडी, डिकेलिटी सफ़र्स निगलेक्ट एंड infidelity before ultimately murdering her abusing husband out of deep psychological trauma। ठीक है, किस तरह की सामाजिक व्यवस्था बनी हुई थी देख के पता चलता है ना, जब हम लोग पढ़ते हैं इस तरह के नॉवल, इस तरह की कहानियाँ।
तो सेकंड पॉइंट है डबल मार्जिनलाइजेशन। तो ये जो टेक्स्ट है ये हाईलाइट ये भी करता है कि हाउ वीमेन सफ़र फ्रॉम बोथ कॉलोनियल डिस्प्लेसमेंट और ट्रेडिशनल ट्राइबल पेट्रियार्ची, leaving them behind with no safety nets or rendering their household labor invisible। मतलब एक तरह से ना उनका डबल शोषण हो रहा था। कैसे? एक तो इसमें ये बात बताई गई है कि जो एक औपनिवेशिक टाइम था उसका जो पारंपरिक एक जो ट्राइबल पेट्रियार्चल सिस्टम था ना, उससे तो वो लोग एक्सप्लॉइट हो ही रही थी। उनके पास और कोई मतलब उनको अपनी सेफ्टी के लिए भी उनके पास कुछ नहीं बचता था, और एक तरह से जो घर के काम होते हैं ना, बस वो वहीं तक ही उनको एक उनकी आइडेंटिटी रह जाती है। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर डबल मार्जिनलाइजेशन में। देन सॉलिडेरिटी एज अ सर्वाइवल मैकेनिज्म। सो फीमेल कैरेक्टर्स सच एज किबोने, ठीक है, एजुकेट अदर्स ऑन द रियलिटी ऑफ मेल एक्सप्लॉयटेशन और एडवोकेट फॉर फीमेल ऑटोनॉमी। ठीक है, ये जो कैरेक्टर है ये जो फीमेल्स हैं उनके फेवर में बात करते हैं कि उनकी जो है एक ऑटोनॉमी होनी चाहिए वुमेंस की, और जो मेल एक्सप्लॉयटेशन है उसके बारे में भी वो बताते हैं। वीमेन प्रोटेक्ट वन अनदर एंड फ्रॉम सपोर्टिव नेटवर्क रीडिफाइनिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजर। ये जो ट्रेजर की यहाँ पर बात हो रही है ना, ट्रेजर का मतलब खजाना तो होता है, उसका तो हिंदी में मीनिंग यही हो जाता है, लेकिन जो ये जो शॉर्ट स्टोरी है जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें कहने का मतलब, इसमें ट्रेजर का मतलब हो जाता है कि कैसे वुमेन जो है एक दूसरे को प्रोटेक्ट करती हैं फ्रॉम, एक नेटवर्क बनाते हैं एक दूसरे को हेल्प करने का, सपोर्ट करने का। तो एक तरह से ये उनकी इनर स्ट्रेंथ को बताता है। ओके, ये उन वुमेंस की इनर स्ट्रेंथ है जिसको ट्रेजर बताया गया है, खजाना बताया गया है। ओके, देन एक्शन अगेंस्ट ऑप्रेशन। तो जो शोषण था उसके विरुद्ध क्या क्या इन्होंने स्टेप्स लिए थे। पहला है रिक्लेमिंग पावर। ओके, वुमेन इन द नैरेटिव, ये जो नैरेटिव है पूरा, इसमें जो वुमेन्स हैं वो रिजेक्ट करती हैं देयर सबवर्जेंट रोल बाय एक्टिवली subverting patriarchal norms, whether by in decades drastic case violent retribution. Then the ideal of nurturing masculinity. This story contrasts the exploitative Geresego who with Paul Thebolo। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है एन आइडियल ऑफ अ नर्चरिंग रिस्पेक्टफुल मैन हु एक्ट्स एज इक्वल पार्टनर इन द कम्युनिटी। ठीक है, जो समाज में जो समानता का जो एक ओहदा होता है ना, सब मतलब अपने पार्टनर को, अपने लाइफ पार्टनर को बराबर का दर्जा देना, ये उस तरह के इंसान के बारे में बात की जा रही है। तो ये जो आइडिया था नर्चरिंग मैस्कुलिनिटी को नर्चर करना, तो इसके बारे में बता देंगे। सेल्फ रिलायंस की बात कर लेते हैं कि इन द फेस ऑफ अबंडनमेंट वुमेन फाइंड एजेंसी बाय प्रोवाइडिंग फॉर देमसेल्व्स एंड देयर चिल्ड्रंस थ्रू सेल्फ टॉट स्किल्स। ठीक है, सेल्फ टॉट स्किल्स कौन कौन सी थी, जैसी सीविंग, सिलाई मशीन, और निटिंग, कढ़ाई बुनाई। ठीक है, उसके ज़रिए वो अपने आप को खड़ा करती हैं, आप खुद की प्रोटेक्शन करती हैं, और अपने बच्चों के भी जो पालन पोषण के लिए भी वो सेल्फ जो टॉट स्किल्स थी उनको मतलब अपने जीवन में यूज़ करते हैं उन चीज़ों को। ठीक है, एक नई चीज़ उनको स्किल जो है वो मिलती है। देन हम लिख देंगे कंक्लूज़न। ठीक है, कंक्लूज़न में आप थोड़ा सा शॉर्ट स्टोरी के बारे में बता देना, उसमें जो वुमेन्स थी वो किस तरह से एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट खड़ी होती हैं, कौन कौन से कैरेक्टर्स थे उनके बारे में बता देना, और जो एक आइडिया ऑफ नर्चरिंग मैस्कुलिनिटी की जो बात हो रही है उसके बारे में थोड़ा सा बता देना। और एक दो पॉइंट आप लिख सकते हैं सेल्फ रिलायंस के बारे में, जहाँ पर वो जो एक स्किल्स डेवलप करती हैं अपने आप में, जो निटिंग और सीविंग का था, जिसकी वजह से वो अपने आप को भी मजबूत करती हैं और अपने बच्चों का भरण पोषण भी वो कर लेते हैं। ठीक है, अब ये मत बोलना है कि मैम इंग्लिश का पेपर है हिंदी में क्यों बता दिया, क्योंकि मैं ऑलरेडी इंग्लिश में सब बता चुकी हूँ इनके मीनिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है हमारा यही जो आपके सामने है,
Explain Pablo Neruda's poem Tonight I Can Write. Cite his lost, his love, despair और डिप्रेशन, इनके बारे में बताना है। ठीक है, तो पाब्लो नेरुडा जो फेमस पोएम है टुनाइट आई कैन राइट, ये एक्सप्लोर करता है द रो एंगुइश और डिप्रेशन दैट फॉलोज द एंड ऑफ अ प्रोफाउंड रोमांस एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन 1924 द कलेक्शन ऑफ 20 लव पोएम्स। ठीक है, देन दिस पोएम यूजेस poignant repetition, nature imagery, प्राकृतिक चित्रण and deep emotional memory to depict a heartbroken speaker navigating irreversible loss। मतलब ये जो कहानी है ये 1924 का एक इनका जो है एक संग्रह है जिसमें 20 लव पोएम्स के बारे में बताया गया है। तो इस ये जो पोएम है इसमें एक तो चीज़ें जो बार बार उनका यूज़ हुआ है, रिपीटेशन हुआ है, नेचर के बारे में बताया गया है और डीप फीलिंग्स के बारे में बताया गया है या उन गहरी भावनाओं की यादों के बारे में बताया गया है और एक ऐसा लॉस जिसकी कभी पूर्ति नहीं हो सकती और एक ऐसा ब्रोकन हार्ट जो स्पीकर हैं उसके बारे में इस पोएम में बताया गया है। आई होप कि मैं ठीक ठाक बता पाई हूँ हिंदी में। ओके, अभी इसके एक एक पॉइंट करते हैं, इसकी थीम के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले द की थीम्स इन द पोएम। ठीक है, द नहीं आता, की थीम्स इन द पोएम। पहला आएगा द रिफ्रेन ऑफ डेस्पेयर। ये पोएम जो है जब स्टार्ट होती है विद फ्रिक्वेंटलिटी रिपीट्स द हॉन्टिंग लाइन्स लाइक टुनाइट, चलो यही बताते हैं, टुनाइट आई कैन राइट। दीज आर द सैडेस्ट लाइन, मतलब सबसे दुख वाली लाइनें थी ये। इट एक्ट्स एज ए रिदमेटिक साइन एम्फसाइजिंग दैट राइटिंग दिस पोएम इज़ एन एक्ट ऑफ कैथरेसिस, मतलब कैथरेसिस, ओह माय गॉड, कैथारसिस मतलब a way for the narrator to finally confront his agony, वो होता है कैथारसिस। सेकेंड, द इंटरप्ले ऑफ लव एंड मेमोरी। जो स्पीकर हैं ही oscillates between remembering the intimacy he once shared with his beloved and the harsh reality of her absence। ठीक है, ये उन चीज़ों, उन यादों के बारे में बताता है जो उसने अपनी बिलवेड के साथ बिताए और उसके साथ बिताए और उस दुख के बारे में भी जो उसकी एब्सेंस में उसने फील किया था, वो हार्श रियलिटी के बारे में बताता है। तो द मेमोरीज ऑफ होल्डिंग हर एंड किसिंग हर अंडर द एंडलेस स्काई, दिस कंट्रास्ट्स विद हिज प्रेजेंट एंड डिसोलेट स्टेट एंड मेकिंग हिज लॉन्गिंग शार्पर और मोर पेनफुल। ठीक है, तो ये था अबाउट इंटरप्ले, उसकी मेमोरी के बारे में और उसके लव के बारे में। थर्ड है द ड्यूअलिटी ऑफ लव एंड फॉरगेटिंग। द स्पीकर स्ट्रगल्स टू reconcile his lingering feelings with the realization that she belongs to someone else। ठीक है, कि वो किसी और से बिलोंग करती है। ये जो फीलिंग्स थी ये उसको रियलाइज़ करवाती हैं अबाउट लिंगरिंग और मतलब उसको एक अपने आप से स्ट्रगल करना पड़ता है इन चीज़ों से एक्सेप्ट करने के लिए कि शी इज़ समवन एल्स एंड ही कैप्चर्स द एसेंस ऑफ हिज डेस्पेयर इन द मेमोरेबल और बिटर स्वीट लाइन्स जो थी लव इज़ सो शॉर्ट। ये लाइन्स आपको पढ़ने को मिल जाएंगी, फॉरगेटिंग इज़ सो लॉन्ग। ठीक है, तो इस तरह से आप 2-3 लाइनें लिख देना। अनदर हेडिंग इमोशनल प्रोग्रेशन। एज द पोएम प्रोग्रेस, जैसे जैसे पोएम आगे चलती है द स्पीकर ओसिलेट्स इन हिज इमोशनल स्टेट। एट वन पॉइंट ही इंसिस्ट दैट आई डू नॉट लव हर, ठीक है, ट्रूली, बट हाउ मच आई लव्ड हर। ये लाइन्स जो है ना, ये दीज आर द कॉन्ट्राडिक्शन इलस्ट्रेट्स हिज स्टेट ऑफ डिप्रेशन। मतलब ये जो लाइन है कि मैं आई डो नॉट लव हर ट्रूली बट हाउ मच आई लव्ड हर, कि अभी मैं प्यार नहीं करता लेकिन मैंने उससे बहुत प्यार किया था, इस तरह की लाइन। तो ये उसके डिप्रेशन के बारे में बताती है
in which he desperately tries to rationalize his loss and move forward, only to be pulled back into the depths of heartbreak by the sheer immensity of the night. ओके, कंक्लूजन में लिखेंगे या आप इसके बाद थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं कि अल्टीमेटली ये जो पोएम है, दिस रिचेस रेजोल्यूशन व्हेन द स्पीकर डिसाइड्स टू प्रोसेस हिज ग्रीफ एंड यूज दीज वर्सेस एज द फाइनल क्लोजर ही नीड्स टू एंड हिज सफरिंग. ठीक है, इसको आप कंक्लूजन में भी यूज़ कर सकते हो. अनदर क्वेश्चन, विजय तेंदुलकर एज अ प्ले राइट paves the way for regional folk theatre tradition of India. Discuss. ओके, विजय तेंदुलकर पर भी इनकी जो प्ले राइट्स हैं उन पर भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है. सो इसको देख लेते हैं कैसे करना है. आंसर लिखेंगे कि विजय तेंदुलकर जो हैं उन्होंने ही बिकम ब्रिज या ही completely vanished the gap between Western style realism or indigenous regional folk form by revitalizing traditional folk elements जैसे patriarchy था और particularly from महाराष्ट्र का जो तमाशा है, तमाशा, ठीक है. He paved the way for a pan-Indian theatre revival that dismantled rigid proscenium conversation and confronted complex socio-political realities के बारे में बताते हैं वो. तो विजय तेंदुलकर जो है, तो जो वेस्टर्न स्टाइल है, ठीक है, वो जो फोक ट्रेडिशन है उसके बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं. अब जो पारंपरिक जैसे कुछ ऐसे ट्रेडिशनल फोक डांस हो गए या फोक शोज़ हो गए जिसमें एक महाराष्ट्र के बारे में इन्होंने बताया जिसका नाम है तमाशा है, ठीक है, इसको दोबारा से मतलब पुनर्जीवित करने के लिए उन्होंने अखिल भारतीय रंगमंच का एक तरह से उसको दोबारा से उसको जीवंत कर दिया था. ठीक है, तो उसी के बारे में ये यहाँ पर हम बात करने वाले हैं विजय तेंदुलकर के बारे में. तो वो कौन कौन से पॉइंट्स थे उनको हम डिस्कस कर लेते हैं. पायनियरिंग घासीराम कोतवाल इन हिज 1972, ये इनका मास्टरपीस है जिसकी बहुत तारीफ हुई थी, घासीराम कोतवाल. तेंदुलकर यूटिलाइज्ड द स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रेडिशनल मराठी तमाशा, ओके, बाय वेविंग इन गैप, जो कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, गैन, लावनी एंड कोरस. ही एम्प्लॉयड अ सीमिंगली फेस्टिव और एंटरटेनमेंट ड्राइवन folk form to deliver a scathing political allegory about state-sponsored violence और power dynamics and societal complicity. सामाजिक जो जटिलताएं थी उनके बारे में बताते हैं वो. ब्रिजिंग ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, मतलब ट्रेडिशन और मॉडर्निटी के बीच में वो किस तरह से ब्रिज बनते हैं एक, उसके बारे में बताना है कि प्रायर टू तेंदुलकर मेन स्ट्रीम जो इंडियन थिएटर था, इट वाज लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय ड्राइंग रूम रियलिज्म. ओके, तेंदुलकर जो थे ही डेमोन्स्ट्रेटेड हाउ फोक थिएटर कुड सर्व एज ए पावरफुल व्हीकल फॉर कंटेम्प्रेरी थीम्स. जो कंटेम्प्रेरी थीम थी उनके बारे में वो एक सर्व करते हैं, उस चीज़ को एक तरह से बचाते हैं उस थिएटर को. ही इंटीग्रेशन अलाउड द स्टेज टू मूव बियॉन्ड मोर स्टोरी टेलिंग, ट्रांसफॉर्मिंग and space for intense psychological or social inquiry. Then inspiring national experimentation by proving that regional folk idioms that could resonate with the modern audience. Tendulkar successfully catalyzed similar movements across India. His contemporaries such as Girish Karnad, ठीक है ना, गिरीश कर्नाड एक बहुत फेमस एक्टर हैं, तो काफ़ी एजड हो गए. आपने अगर किसी ने एक था टाइगर देखी है तो उसमें जो रो के जो सबसे बड़े ऑफिसर होते हैं ना, थोड़ी सी एजड से हैं, जो वो हैं गिरीश कर्नाड. ठीक है, हु अडेप्टेड यक्षगना इन हाया वंदना एंड बादल सरकार. ठीक है,
followed suit, drawing upon their own localized performance and traditions to create a dynamic or modern Indian theatre aesthetics. तो गिरीश कर्नाड जो है वो थिएटर से थे. इनके बारे में आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो. अदरवाइज़ अगर जानना चाहते हो कि कौन है तो एक था टाइगर देख लेना, उसमें जो रो के सबसे बड़े ऑफिसर है वही हैं. ओके, सो देन नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रीब्यूशन टू इंडियन थिएटर. His ability to portray the darker aspects of human nature with empathy and insight made his works resonate deeply with audience. Tendulkar's innovative use of language, ठीक है, character development and narrative technique जो थी, that it was so perfect that helped to revolutionize इंडियन थिएटर. ठीक है, इंडियन थिएटर में एक क्रांतिकारी कदम था. जिस तरह के उन्होंने लैंग्वेज यूज़ करी, कैरेक्टर्स को डेवलप किया और जो भी नैरेटिव टेक्निक्स थी उनको यूज़ करके, ठीक है, एक काफ़ी एक बड़ा कंट्रीब्यूशन था उनका इंडियन थिएटर के लिए. देन हम कंक्लूजन लिख देंगे. क्वेश्चन कंप्लीट. Give a brief discussion on the key concerns in the post-colonial short story. जो post-colonial short stories होती है ना, उन पे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है. ठीक है, सो जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन बन गया कि ब्रीफ डिस्कशन करना है अबाउट की कंसर्न्स इन द पोस्ट-colonial शॉर्ट स्टोरीज़. ठीक है, आंसर्स लिखेंगे कि द पोस्ट-colonial शॉर्ट स्टोरीज़ होती हैं, ये एक्सप्लोर करती हैं द लिंगरिंग इम्पैक्ट ऑफ इम्पेरियलिज्म ऑन इंडिजिनस कल्चर्स और आइडेंटिटीज़. इसकी जो की थीम थी उनमें इंक्लूडेड है कल्चरल हाइब्रिडिटी, लॉस ऑफ ट्रेडिशनल वेज ऑफ लाइफ एंड पॉलिटिक्स ऑफ लैंग्वेज. ये 3 चीज़ें होती हैं: कल्चरल हाइब्रिडिटी, लॉस ऑफ ट्रेडिशनल वेज ऑफ लाइफ और पॉलिटिक्स ऑफ लैंग्वेज. ऑथर्स ऑफन रिक्लेम मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस एंड चैलेंजिंग यूरोसेंट्रिक नैरेटिव्स और द ट्रॉमा ऑफ कॉलोनियल डोमिनेंस. तो जो पोस्ट कॉलोनियल शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, दे एग्जामिन हाउ फॉर्मली कॉलोनाइज्ड पॉपुलेशन जो थी उसको रिकन्स्ट्रक्ट करना एंड टू रिकन्स्ट्रक्ट देयर सेंस ऑफ सेल्फ इन द वेक ऑफ हिस्टोरिकल डिस्ट्रप्शन. सीवियर मेजर कंसर्न्स थे जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं आगे. कल्चरल आइडेंटिटी और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे. सो कैरेक्टर्स जो हैं दे ऑफन फाइंड देमसेल्व्स caught between their ancestral heritage or the influence of Western culture. Many narratives feature characters experiencing the unhomed, ठीक है, फीलिंग, जैसे होमलेस होता है ना, वही वाला फीलिंग ऑफ बीइंग सस्पेंडेड बिटवीन टू वर्ल्ड्स, स्ट्रगलिंग टू रिकंसाइल देयर नेटिव आइडेंटिटी with imposed Western values. Reclamation of language and voice. Colonial powers जो थी, they frequently imposed their own language while marginalizing or erasing local dialects and oral tradition. मतलब यहाँ पे ये है कि अगर जो भाषा है तो भाषा की अभिव्यक्ति का एक तरह से उसको दोबारा से पुनरुत्थान करना. मतलब जो औपनिवेशिक शक्तियाँ थी ना, उन्होंने स्थानीय जो बोलियाँ थी और जो परंपराएं थी उनको एक तरह से मिटाते हुए अपनी भाषाएं जो है वो थोपनी शुरू कर दी थी. और औपनिवेशिक जो लेखक रहे उस टाइम के, उन्होंने जितनी भी जो अभिव्यक्तियाँ थी अपने आप को एक्सप्रेस करना, ठीक है, और जितनी भी जो मौखिक रूरल ओरल फोक स्टोरीज थी उनको यूरोपियन लैंग्वेज में किस तरह से उन्होंने एक तरह से कन्वर्ट कर दिया था. ठीक है, तो रिक्लेमेशन ऑफ लैंग्वेज एंड वॉइस. देन रेजिस्टेंस टू एक्सप्लॉयटेशन. Significant focus is placed on addressing the trauma and socio-economic legacy about colonialism. Stories frequently tackle the appropriate of land, extensive resources extraction, human trafficking,
एंड द डीप सीटेड इनइक्वालिटी, जो असमानता थी ना, जिसकी जड़ें बहुत गहरी थी, दे लेफ्ट बिहाइंड बाय फॉर्मर एम्पायर्स। फोर्थ है जेंडर एंड इंटरसेक्शनैलिटी। Authors frequently highlight that the unique double bind faced by colonized और marginalized women, ठीक है, women। These stories जो है वो चैलेंज करती हैं बहुत ऑप्रेसिव कॉलोनियल अथॉरिटी को एंड entrenched patriarchal customs with indigenous societies, ठीक है। देन इसके बाद कंक्लूजन लिख देंगे हम। बस ये इसमें हमने बस वही बताना है अपना, जो भी जितनी भी चीज़ें हम पोस्ट कॉलोनियल शॉर्ट स्टोरीज़ के बारे में आप बता सकते हो, जिसमें कल्चरल हाइब्रिडिटी के बारे में, लॉस ऑफ ट्रेडिशनल वेज ऑफ लाइफ, और जो पॉलिटिक्स ऑफ लैंग्वेज थी उसके बारे में आपको बताना है। तो ये थोड़ा सा कंक्लूजन में लिख देंगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो एक ठीक ठाक सा बन जाएगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।